प्रोफेसर राम और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने इस चैनल विद्यालय में, जहां पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वीडियो सीरीज़ चल रही है और ऑलरेडी हमने इसके 3 वीडियोस को अपलोड कर दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर के उन वीडियोस को देख लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसको हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर। दोस्तों, अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्यों पढ़ना चाहिए, इसकी इन्फॉर्मेशन लेनी क्यों ज़रूरी है। तो मैं दोस्तों आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जिसको समझने के लिए, जानने के लिए आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर की स्टडी करनी चाहिए। तो मैं अगर सबसे पहली बात बताऊँ तो आप लोगों ने ये ज़रूर सुना होगा कि कंप्यूटर को बनाने के लिए सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, इन दोनों भी टेक्नोलॉजी की मदद ली गई है। मतलब कहने का एकदम सिंपल है कि कंप्यूटर को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर के बनाया गया है। तो जहाँ पर बात हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जा रही है, वहाँ पर आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी कि कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए सिर्फ एक सॉफ्टवेयर और सिर्फ एक हार्डवेयर काम नहीं करता। यहाँ पर सेट ऑफ सॉफ्टवेयर और सेट ऑफ हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है। कहने का मतलब, एक कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए मैं अगर बात करूं, एक हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, इस कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए हमें एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर और एक से ज़्यादा हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मल्टीपल कह सकते हम, या फिर कह सकते हैं ग्रुप ऑफ हार्डवेयर और ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर आपस में इंटरैक्ट करके कंप्यूटर सिस्टम को किस तरीके से चलाते हैं, अगर हमें ये जानना है तो हमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर की स्टडी करनी पड़ेगी। दूसरी बात दोस्तों, अगर हमें ये जानना है कि कंप्यूटर की डिज़ाइन कैसे की गई है, अगर मैं ये समझना चाहता हूँ कि कंप्यूटर की डिज़ाइनिंग कैसी है, तो अगर मुझे ये समझना है तो मुझे इसके लिए भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर की स्टडी करनी पड़ेगी। तीसरी बात जो दोस्तों ये है कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। कंप्यूटर कोई भी काम कैसे करता है, जब आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, कमांड देते हैं, कोई डेटा देते हैं, तो ये कैसे काम करता है, अगर आपको ये बात भी समझनी है तो ऐसी कंडीशंस में आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। दोस्तों, कंप्यूटर आर्किटेक्चर को समझने के लिए हमें कंप्यूटर के बेसिक 3 कंपोनेंट्स के बारे में समझना पड़ेगा, जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहला कंपोनेंट है इनपुट डिवाइस, जिसको आप इनपुट यूनिट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम CPU के नाम से जानते हैं। तीसरा है दोस्तों आउटपुट डिवाइस, जिसको हम आउटपुट यूनिट भी कहते हैं। तो दोस्तों, अगर हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में समझना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि कंप्यूटर किस तरीके से किसी भी प्रोसेस को करता है, तो हमें सबसे पहले इन तीनों कंपोनेंट्स को समझना पड़ेगा। तब हमें ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कि कंप्यूटर की डिज़ाइन किस तरीके से की गई है और कंप्यूटर कोई भी काम कैसे करता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले इनपुट डिवाइस से। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, इनपुट डिवाइस, या फिर आप कह सकते हैं इनपुट यूनिट। दोस्तों, अब सवाल यह है कि इनपुट डिवाइस या फिर इनपुट यूनिट किसे कहा जाता है। तो ऐसे हर वो डिवाइस जो डेटा को एंटर करने में, कमांड को एंटर करने में, इंस्ट्रक्शंस को एंटर करने में,
हमारी मदद करते हैं, ऐसे डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। याद रखना दोस्तों, द डिवाइसेस विच यूज टू एंटर डेटा और कमांड और इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। यानी दोस्तों, हम हर उन डिवाइस को इनपुट डिवाइस कहते हैं जो हमारे डेटा को कंप्यूटर में एंटर करने में मदद करता है, हमारे कमांड को एंटर करने में मदद करता है, हमारे इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर तक पहुंचाने में मदद करता है। उन सारे डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इनपुट डिवाइस का एक और भी सबसे मेन फंक्शन है। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर को हमारी भाषा नहीं समझ में आती। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर ना तो इंग्लिश समझता है, ना ही मराठी समझता है, ना ही हिंदी समझता है, ना ही गुजराती समझता है। मतलब कंप्यूटर हमारी लैंग्वेजेस को नहीं समझता। तो फिर सवाल ये उठता है कि कंप्यूटर की अपनी मदर टंग यानी कि कंप्यूटर की भाषा क्या है। तो दोस्तों, कंप्यूटर की अपनी जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को हम बाइनरी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर बाइनरी भाषा को समझता है जो 0 और 1 होती है। याद रखना दोस्तों, कंप्यूटर ये 0 और 1 में ही सारी बातें समझता है। चाहे हम कोई म्यूज़िक की बात करें, चाहे हम कोई इमेज की बात करें, चाहे हम टेक्स्ट की बात करें, चाहे नंबर्स की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, तो कंप्यूटर की अपनी जो लैंग्वेज है वो है बाइनरी। इसका मतलब ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि जब हम कीबोर्ड से कोई कमांड या कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर को वो बात नहीं समझ में आती होगी। यानी कंप्यूटर को जो डेटा आप कीबोर्ड से दे रहे होते हैं वो कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं समझता। तो हमारा इनपुट डिवाइस क्या करता है दोस्तों, हमारे डेटा को, हमारे इंस्ट्रक्शंस को, हमारे कमांड को वो सबसे पहले बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यानी कहने का मतलब एकदम सिंपल है दोस्तों, अगर मैंने कोई डेटा दिया हो, जैसे मैंने कंप्यूटर को बोला है ए, मतलब मैंने कीबोर्ड से टाइप किया ए, तो अब सीधी सी बात है क्योंकि ये इंग्लिश में लिखा गया है, इसका मतलब हमारा कंप्यूटर इसको नहीं समझ पाएगा। हमारा इनपुट डिवाइस क्या करता है, ए को कन्वर्ट कर देता है, और कन्वर्ट करता किस में है, बाइनरी लैंग्वेज में, जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज है। तो आप ये बात अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि हर वो डिवाइस जो हमारे डेटा को एंटर करने में मदद करता है, कमांड को एंटर करने में मदद करता है, कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देने में मदद करता है, उन सारे डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। दूसरी जो सबसे मेन बात यह है दोस्तों कि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता, तो इसलिए इनपुट का एक मेन फंक्शन ये भी होता है कि जो भी डेटा, जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी कमांड दिए जा रहे हैं, उन कमांड को पहले बाइनरीज में कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि हमारा कंप्यूटर सिस्टम ये समझ पाए कि हमने क्या कहा है, ताकि उसके ऊपर फर्दर प्रोसेस किया जा सके। आई होप दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो बहुत पॉपुलर जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनमें कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेब कैमरा और भी अदर डिवाइसेस आते हैं दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर कुछ ही डिवाइसेस के नाम लिए हैं। जैसे अगर आप बात करें बारकोड रीडर की, या फिर आप बात करें ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर की, तो ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो इनपुट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। उनमें से कुछ के एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। दोस्तों, CPU के अंदर प्रोसेस कैसे होता है, इस बात को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा और सिंपल सा कैलकुलेशन भी कंप्यूटर को देता हूँ, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि प्रोसेस कैसे किया जाता है। तो मैंने मान लीजिए कि मैंने कंप्यूटर को कीबोर्ड की मदद से एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि मुझे 2+2 को ऐड करके रिजल्ट चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दे दिया 2+2 = what। मतलब ये हमने कीबोर्ड की मदद से लिखा है, यानी कि इनपुट डिवाइस की मदद से हमने कंप्यूटर को क्या दिया है, एक तरीके का कैलकुलेशन दिया है। आई होप दोस्तों इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो इनपुट डिवाइस के थ्रू डेटा एंटर किया जाता है, कमांड एंटर किया जाता है, इंस्ट्रक्शन एंटर किया जाता है, वो एंटर करने के बाद जाता कहाँ पर है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर मेन रोल प्ले करता है हमारा CPU। मतलब
इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जो भी डेटा, जो भी कमांड, जो भी इंस्ट्रक्शन एंटर किया जाता है वो पहुंच जाता है हमारे सीपीयू के पास। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हमारा सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। मतलब यहीं पर आकर के सारे प्रोसेस किए जाते हैं, सारे प्रोसेस यहीं पर रन होते हैं। दोस्तों, सीपीयू के अंदर कुछ यूनिट्स होते हैं जो हमारे डेटा के ऊपर, हमारे इंस्ट्रक्शंस के ऊपर और हमारे कमांड के ऊपर प्रोसेस करने का काम करते हैं। जिस तरीके का इंस्ट्रक्शन हमने दिया होता है उसके ऊपर प्रोसेस करने का काम करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि सीपीयू के अंदर वो कौन कौन से यूनिट होते हैं जिनकी मदद से सीपीयू किसी भी तरीके के प्रोसेस को करता है। तो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले यूनिट की, जिसको हम मेमोरी यूनिट कहते हैं। दोस्तों, हमारे कंप्यूटर के अंदर या फिर हम कह सकते हैं हमारे सीपीयू के अंदर मेमोरी यूनिट का क्या काम होता है। तो दोस्तों, जो भी इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, हमारे इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जो भी इंस्ट्रक्शन, डेटा, जो भी कुछ आता है वो सबसे पहले मेमोरी यूनिट में आता है और वहां पर स्टोर होता है। अब आप सोचेंगे कि स्टोर क्यों होता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर को इंसान ने ही बनाया है और इंसान ने अपने दिमाग की तरह ही कंप्यूटर को डिज़ाइन किया है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको दो नंबर को ऐड करना है, जिसमें पहला नंबर 2 है और दूसरा नंबर है 3, तो ऐसी कंडीशंस में क्या आप इसको अपने मेमोरी में यानी अपने दिमाग में बिना स्टोर किए ऐड कर सकते हैं? कहने का मतलब एकदम सिंपल है दोस्तों, अगर आपको दो नंबर को ऐड करना है तो ये नंबर आपके दिमाग में स्टोर रहना चाहिए और दूसरा नंबर भी स्टोर रहना चाहिए, तभी हम दोनों नंबर को ऐड कर पाएंगे। अगर हम इन दोनों भी नंबर में से कोई भी एक नंबर मिस कर जाते हैं, भूल जाते हैं, तो क्या ये एडिशन कंप्लीट हो पाएगा? क्या ये एडिशन हो पाएगा? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। तो वैसे ही कंप्यूटर के अंदर जब भी इनपुट डिवाइसेस के थ्रू किसी भी डेटा को एंटर किया जाता है वो सबसे पहले जाकर के मेमोरी यूनिट यानी कि हमारी मेन मेमोरी में स्टोर हो जाता है और उसके बाद जब वो डेटा तब तक वहां पर रहता है जब तक कि सीपीयू फर्दर प्रोसेस के लिए उसको बुला ना ले यानी उसको कॉल ना कर ले। तब तक डेटा कहां पर होता है? मेमोरी यूनिट के पास ही रहता है। आई होप दोस्तों आपको मेमोरी यूनिट के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ, जिसको हम कंट्रोल यूनिट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कंट्रोल यूनिट क्या होता है? तो जिस तरीके से हम जानते हैं कि सीपीयू हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है, सेम उसी तरीके से सीपीयू का बैकबोन होता है हमारा कंट्रोल यूनिट। याद रखना दोस्तों, सीपीयू का बैकबोन है हमारा कंट्रोल यूनिट। तो आप ये सोचेंगे कि कंट्रोल यूनिट आखिर करता क्या है? तो दोस्तों, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर में लगाए गए हर एक डिवाइसेस के साथ में कोऑर्डिनेशन करता है। यानी कहने का मतलब एकदम सिंपल है कि कंट्रोल यूनिट जानता है कि कंप्यूटर में जितने भी डिवाइस लगाए गए हैं हर एक डिवाइस किस तरीके का फंक्शन करते हैं और हमारे मेमोरी यूनिट के पास से डेटा कंट्रोल यूनिट के पास ही पास किया जाता है। कहने का मतलब दोस्तों, हमारा डेटा जो मेमोरी यूनिट में आकर के स्टोर हुआ होता है वो डेटा अब जो है कि पास कर दिया जाता है कंट्रोल यूनिट के पास, क्योंकि कंट्रोल यूनिट ही जानता है कि कंप्यूटर में कितने डिवाइस लगाए गए हैं और हर एक डिवाइस का क्या फंक्शन है। तो उसी हिसाब से हमारा कंट्रोल यूनिट उस इंस्ट्रक्शन को उस डिवाइस के पास या उस यूनिट के पास भेजता है जो उस तरीके के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। आई होप दोस्तों आपको कंट्रोल यूनिट का फंक्शन समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ जो हमारे सीपीयू का पार्ट है और हमारे प्रोसेस करने में मदद करता है और उस यूनिट का नाम है दोस्तों ALU। ALU यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। दोस्तों, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये अरिथमेटिक यानी कि सिंपल जो मैथ के कैलकुलेशंस होते हैं उनको तो करता ही है, उसके साथ साथ में ये लॉजिकल ऑपरेशंस को भी सॉल्व कर सकता है, जैसे कि लेस देन,
ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ऐसे लॉजिकल जो ऑपरेशंस होते हैं उनको भी परफॉर्म कर सकता है कौन? ALU। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब एक डायग्राम के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा इंस्ट्रक्शन कैसे फ्लो होता है एक यूनिट से दूसरी यूनिट की तरफ। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों, जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसी एग्जाम्पल की मदद से ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा कंप्यूटर प्रोसेस कैसे करता है। तो दोस्तों, हमने एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें ये समझा था कि हमने कंप्यूटर को एक कैलकुलेशन दिया है 2 + 2 को ऐड करने का। तो ये इनपुट डिवाइसेस की मदद से जो है कि एंटर किया गया। जब ये एंटर किया गया दोस्तों, तो ये पहुंचा हमारे मेमोरी यूनिट के पास। तो ये मेमोरी यूनिट के पास स्टोर रहा, तब तक स्टोर रहा जब तक कि CPU ने इसको फर्दर प्रोसेस के लिए नहीं बुलाया। दोस्तों, उसके बाद हमारा ये जो कैलकुलेशन था वो पहुंच जाता है कंट्रोल यूनिट के पास में। अब कंट्रोल यूनिट क्या करता है दोस्तों, हमारे इंस्ट्रक्शन को एकदम ध्यान से देखता है और देखने के बाद ये समझ जाता है कि एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो जैसे ये समझ जाता है कि एक सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये इस डेटा को कहाँ पर पास कर देता है? ALU के पास कर देता है। अब ALU क्या करता है दोस्तों, इस 2 + 2 को ऐड करता है, 2 + 2 को ऐड करता है और फिर इसको रिजल्ट मिल जाता है 4। अब देखो दोस्तों, रिजल्ट को भी स्टोर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप आंसर निकाल करके क्या फ़ायदा है अगर आप रिजल्ट को याद नहीं रख पाते हैं। तो एक्चुअली में ALU क्या करता है, इस डेटा को फिर से कंट्रोल यूनिट के पास में भेज देता है। तो ALU क्या करता है दोस्तों, इस डेटा को किसके पास भेज देता है? हमारे कंट्रोल यूनिट के पास भेज देता है। अब कंट्रोल यूनिट क्योंकि डेटा को स्टोर नहीं कर सकता, इसके पास किसी तरीके का डेटा नहीं होता, इसका काम सिर्फ ये होता है इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर प्रोसेस को जिस डिवाइस तक पहुंचाना है वहां तक पहुंचाया जाए। तो इसका काम डेटा को स्टोर करना नहीं होता है, इसलिए ये डेटा को कहां पर भेज देता है? मेमोरी के पास भेज देता है और ये भी बता देता है कि इसको कौन से डिवाइसेस के थ्रू डिस्प्ले करना है। तो हमारा मेमोरी यूनिट क्या करता है दोस्तों, इस डेटा को जिस भी आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू डिस्प्ले करना होता है, जैसा कि कंट्रोल यूनिट ने उसे बताया होता है, उसके थ्रू उसको डिस्प्ले कर दिया जाता है। अगर ये म्यूजिक होता दोस्तों तो ये स्पीकर के थ्रू डिस्प्ले होता, अगर हमने कोई प्रिंट कमांड दिया होता तो ये प्रिंटर के थ्रू बाहर आता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमने एक कैलकुलेशन मांगा था, इसलिए ये आंसर आपको मॉनिटर पर डिस्प्ले होगा। आई होप दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसे ही वीडियोस के लिए दोस्तों हमसे बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।